साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पर अब हम यहाँ पे डीबीटी जेआरएफ के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि ये 2 क्वेश्चंस आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लगे हुए हैं और इसके रिगार्डिंग आप देखेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ पे 2 क्वेश्चन एक जैसा ही यहाँ पे इन्होंने फ्रेम किया है, केवल इन्होंने एक वर्ड का फ़र्क किया है जो कि आप देख सकते हैं। जो ये आपका जो क्वेश्चन आईडी है, ये आपका 605 क्वेश्चन आईडी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है कि द साइटोसिन रेसिड्यू in the DNA are methylated at a specific di or trinucleotide sequence. Which among these methylation motif is predominantly found in case of protein coding gene in the animals? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और यहाँ पे अगर आप ये दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपका 574 क्वेश्चन आईडी है, यहाँ पर भी इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है, डिट्टो लाइन सेम है, बस यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो इन्होंने पूछा है वो प्लांट के केस में पूछा है। तो हालांकि मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इन्होंने ड्राइव किया है कि हालांकि बच्चे हो सकता है कि दोनों पर ही टिक किए होंगे, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस देखने को मिलता है, उसी वजह से प्लांट में थोड़ा डिफरेंट फिनोमिना होता है। बट आपने बेसिकली जब भी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पे डीएनए मेथाइलेशन और ये सारी इवेंट्स जो आप पढ़ते हैं या सीपीजी आइसलैंड्स वगैरह जो आपने पढ़ा होगा, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका वहीं से डराइव्ड है, जो कि आपने बेसिकली अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो बस आप आज से इतना जानिए जो कि आपका यहाँ पे मैमल्स के केस में क्या होता है कि जो आपके डीएनए का मेथाइलेशन होता है वो साइटोसिन रेसिड्यू पर क्या होता है, मेथाइल ग्रुप को लगा दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लगाया है कि जो आपका सीपीजी मेथाइलेशन होता है जो कि मैमेलियन डीएनए की यहाँ पे बात की गई है कि जो आपका नॉर्मली क्या होता है, मेथाइलेटेड होता है। तो यानी कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है सीपीजी, तो यानी कि जो आपका मैमल्स का मतलब क्या होगा, एक तरीके से हम इसको एनिमल्स कंसीडर करेंगे। तो ये जो फिनोमिना आपका कॉमनली देखने को मिलता है या जो भी चीज़ें यहाँ पे होती हैं वो किस पर होती हैं, ये आपका सीपीजी पर होता है। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। तो यानी कि 605 का जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका 2417 होगा। ठीक है। बट इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि प्लांट के केस में थोड़ा सा यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर सीपीजी आइसलैंड्स या सीपीजी की पोजीशन पे फ्रिक्वेंटली ना होकर कहाँ पर होता है, सीपीएचपीजी आप बोल सकते हैं या सीपीएनजी करके इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका एक्सेप्शनल केस आएगा, यहाँ पे सीपीजी को आपको टिक नहीं करना है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका सीपीएचपीजी एंड सीपीएचपीएच होता है। तो ये जो है ये आपका कह सकते हैं कि ये आपका एक तरीके का एक्सेप्शनल केस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा वो 2294 होगा, जो कि आपका 574 क्वेश्चन आईडी है, जो कि हमने दोनों चीज़ों का एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे आपको लगा दिया है। बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। हालांकि मेथाइलेशन इन द प्लांट, जब ये मैंने आपको, चूंकि बहुत सारे बुक्स में मैंने सर्च किया तो ऐसा कोई रेफरेंस मेरे को वहाँ से नहीं मिला। ठीक है। बाकी अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर का लगाया हुआ है जहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीपीजीज के रिगार्डिंग है। हालांकि यहाँ पे कुछ इशू, हाँ अब सही है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीपीजी एंड सीपीएनपीजी की बात की गई है मोस्ट कॉमनली। ठीक है। तो इस पेपर्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे प्लांट के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस चलता है। बाकी यहाँ पर जो डीबीटी ने इसका करेक्ट आंसर माना है वो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा वो सीपीएचपीजी वाला देखने को मिलेगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि 605 का, सॉरी 574 जो क्वेश्चन आईडी है उसका जो राइट आंसर आपको निकल कर आएगा वो आपका 2294 होगा। तो बाकी इसके लिए अगर आप प्लांट के केस में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप नेट पे चेक कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, आराम से आपको बहुत सारे नेचर के पेपर मिल जाएंगे जहाँ पे आप इसके रिगार्डिंग और चीजें देख सकते हैं। बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, सीपीजी आइसलैंड से क्वेश्चन पूछा गया था कि मेथाइलेशन, नेक्स्ट टाइम भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे कॉमनली पूछ ले कि कौन से बेस का मेथाइलेशन होता है, तो आगे से याद रखिएगा कि किसका मेथाइलेशन होता है, साइटोसिन का मेथाइलेशन होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका, मैंने चूंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में हिस्टोन के रिगार्डिंग देखने वाला हूँ, जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और रह गया था। ठीक है। कि ए स्पेशलाइज हिस्टोन एसोसिएटेड विद सेंट्रोमेरिक रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। तो हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीएसआईआर वगैरह में भी आजकल काफी इससे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि हिस्टोन के रिगार्डिंग हमने डिटेल में चर्चा कर रखी है कि हिस्टोन और न्यूक्लियोसोम वगैरह की स्टोरी क्या थी। बट यहाँ पे मैंने एक फिगर और लगाया है, इसको समझ लीजिएगा कि जो आपके कोर हिस्टोन होते हैं वो आपके, ये 4 आपके कोर हिस्टोन होते हैं। लिंकर हिस्टोन आपका H1 होता है। यहीं से भी क्वेश्चन आपका 2022 में डराइव्ड हुआ है, जो कि हमने ऑलरेडी इस पार्ट को पहले ही कवर कर लिया है। यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर वेट लगाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका H1 का है। ठीक है। और इसके अलावा लाइसिन और अर्जिनिन का परसेंटेज यहाँ पे दिया है, जो कि इसका भी परसेंटेज आपको सबसे ज्यादा H1 में देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम
ऐसे क्वेश्चंस आपसे डिराइव किया जाए कि आपका मॉलिक्यूलर वेट किसका सबसे ज़्यादा होता है या किसमें लाइसिन एंड अर्जिनिन का परसेंटेज ज़्यादा है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि हिस्टोन वेरिएंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये मैंने वॉटसन से उठाया है, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बहुत ही फेमस बुक है, वहाँ पे दिया गया है। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मोटे तौर पे क्लियर कर दूँ कि हिस्टोन वेरिएंट्स जो होते हैं वो आपके सभी के देखने को मिलते हैं, लेकिन H1 के अभी तक कोई भी हिस्टोन वैरियर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मोटी सी बात आपको ये याद रखना है कि H1 का कोई भी हिस्टोन का वेरिएंट नहीं है। अब वेरिएंट का मतलब है कि उसके तरीके काम करने वाला कोई एक व्यक्ति, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हिस्टोन वेरिएंट्स आफ्टर न्यूक्लियोसोम फंक्शन अल्टर करते हैं, मतलब ये जो होते हैं वो न्यूक्लियोसोम के फंक्शंस को अल्टर करते हैं। कैसे करते हैं, अब इस बात को हम समझेंगे। द कोर हिस्टोन्स ऑन द एमंग द मोस्ट कंजर्व्ड यूकैरियोटिक प्रोटीन्स होते हैं। देयरफॉर द न्यूक्लियोसोम फाउंड बाय दीज प्रोटीन्स आर वेरी सिमिलर इन ऑल यूकैरियोट्स, ठीक है। मोर और लेस सारे यूकैरियोट्स में सिमिलर होते हैं, बट देयर आर न्यूमरस हिस्टोन वेरिएंट्स फाउंड होते हैं इन द यूकैरियोटिक सेल। सच अनऑर्थोडॉक्स हिस्टोन्स कैन रिप्लेस वन ऑफ द फोर स्टैंडर्ड हिस्टोन्स टू फॉर्म अल्टरनेट न्यूक्लियोसोम। यानी कि जो आपके H1 को अगर छोड़ दिया जाए तो जो आपके रिमेनिंग हैं उनके जगह कोई एक कह सकते हैं कि उसी से मिलता-जुलता ही जो आपका हिस्टोन वेरिएंट होता है वो आता है और न्यूक्लियोसोम के फंक्शन को क्या करता है, प्रभावित करता है या उसके फंक्शन को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सच न्यूक्लियोसोम में सर्व टू डिमार्केट पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम और कन्फर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, जो कि यहाँ पर H2AX की बात की गई है, जो कि एक आपका H2A का वेरिएंट है, ठीक है। जो कि H2A का वेरिएंट जो है वो आपका H2AX है, दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियोसोम में पाया जाता है। व्हेन क्रोमोसोमल डीएनए आपका ब्रेक होता है, किसी भी तरीके की उसमें प्रॉब्लम आती है, जैसा कि आपका डबल स्टैंड ब्रेक देखने को मिलता है, तो H2AX जो होता है वो लोकेटेड होता है एडजेसेंट टू द ब्रेक इन द फॉस्फोराइलेटेड एट अ सीरीन रेसिड्यू। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द H2A। तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म के तरीके से काम करता है। फॉस्फोराइलेटेड H2AX इज स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड बाय डीएनए रिपेयर एंजाइम्स जो होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और आके उसके जो भी उसमें फर्दर चीजें ठीक करनी होती है वो उसको ठीक करते हैं। तो कहानी का सारांश यहाँ पर ये है कि H2A जो है उसका जो वेरिएंट है वो आपका H2AX है, ये आपको याद रखना है। इस केस में होता क्या है कि आपका कह सकते हैं कि जब भी आपके डीएनए में कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, कोई भी ब्रेक देखने को मिलेगा, डबल स्टैंड ब्रेक देखने को मिलता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि H2X जो होता है वो आता है, ठीक है। H2X जो होता है वो आके बाइंड करता है और इसके बाद क्या होता है कि आपके एडिशन टू ब्रेक इन जो वो आके वहाँ पे बाइंड करेगा और लोकेटेड एडिशन टू ब्रेक इज फॉस्फोराइलेटेड एट अ सीरीन रेसिड्यू, जो कि आपके नॉर्मली H2A में नहीं होता है। तो जब यहाँ पे अनयूजुअल चीज़ें होती हैं तो जिससे क्या होता है कि आपके जो डीएनए के रिपेयर एंजाइम्स होते हैं, इसको समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से, यहीं पर ये कॉन्सेप्ट मैं खत्म कर दूंगा। डीएनए रिपेयर के एंजाइम्स जो होते हैं वो इसको पर्टिकुलर चीज़ों को मतलब नोटिस करते हैं कि यहाँ पे कुछ एक अनयूजुअल चीज़ें घटित हुई हैं, तो वो आते हैं अपने सारे मैकेनिज्म से इस डीएनए को क्या करेंगे, ठीक कर देंगे या रीबिल्ड कर देंगे। समझ में आई बात? तो ये कहानी हो गई आपकी H2X की, जो कि यहाँ पे एक ऑप्शंस आपको दिया गया था, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन डिराइव किया गया है। दूसरा जो आपका हिस्टोन का वेरिएंट यहाँ पे चर्चा किया गया है वो आपका H3 का वेरिएंट है, जिसको हम स्नेप ए बोलते हैं, CENPA, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियोसोम दैट इंक्लूड सेंट्रोमेरिक डीएनए, यानी कि सेंट्रोमेरिक डीएनए से कहानी होती है। इन दिस क्रोमोसोमल रीजन स्नेप ए रिप्लेस द हिस्टोन H3 सबयूनिट इन द न्यूक्लियोसोम। दीज न्यूक्लियोसोम आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द काइनेटोकोर वगैरह बनाने वाले स्टोरी में इनका रोल होता है, जो कि अल्टीमेटली जाके माइटोटिक स्पिंडल वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपेयर्ड विथ H3, स्नैप ए इंक्लूड्स एन एक्सटेंडेड अमाइनो टर्मिनल टेल रीजन बट हैज एन अदरवाइज सिमिलर हिस्टोन फोल्ड रीजन। तो यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्नैप ए में क्या कुछ अनोखी चीजें हैं H3 के अलावा, तो यहाँ पर जो आपको एक्सटेंड अमाइनो टर्मिनल की टेल देखने को मिलती है, मतलब इस जो आपकी प्रोटीन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इसमें जो आपका अमाइनो टर्मिनल है वो कुछ ज्यादा ही लंबा है। समझ रहे हैं? दिस दस इट इज अनलाइकली दैट इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्नैप ए चेंजेस कर देता है कोर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम, यानी कि भाई इसका अमाइनो टर्मिनल जो कि बहुत लंबा सा है या कह सकते हैं एक्सटेंडेड है, तो जहाँ पर भी ये बाइंड करेगा तो कुछ तो अनयूजुअल प्रॉपर्टी करेगा। तो ये जब बाइंड करता है तो उसके स्ट्रक्चर में एक तरीके का दूसरा तरीका आप कह सकते हैं कि अनयूजुअल चीजें होती हैं। इंस्टीड द एक्सटेंडेड टेल ऑफ
SNP A is a बाइंडिंग साइट्स फॉर अनदर प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ काइनेटोकोर कॉल्ड SNP-C, यानी कि वहां पे और भी प्रोटीन्स आके बाइंड करते हैं। कंसिस्टेंट विद द इंटरेक्शन बीइंग क्रिटिकल फॉर काइनेटोकोर फॉर्मेशन, लॉस ऑफ SNP-A इंटरफेयर विद द एसोसिएशन ऑफ काइनेटोकोर कंपोनेंट विद सेंट्रोमेरिक डीएनए। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो आपका कहानी है ये आपका काइनेटोकोर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन अगर आपको डराइव करके एग्जाम में दे दिया कि अगर हमने SENP-A प्रोटीन जो है अगर ये आपकी लॉस कर दिए जाए, कहानी बना के पूछ दिया कि अगर इसमें मैं म्यूटेशन कर दूं, ठीक है, या मैं इसको नॉकआउट कर दूं तो क्या होगा, तो क्या होगा। बहुत सारे आपको ऑप्शंस देगा, तो जो ऑप्शंस में लिखा रहेगा कि काइनेटोकोर के फॉर्मेशन में इनिबिशन आएगा, उस ऑप्शन को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। समझ रहे हैं। तो इसका रोल जो होता है वो आपका काइनेटोकोर फॉर्मेशन के लिए होता है। तो यहाँ पर दो हिस्टोन्स वेरिएंट के बारे में हमने समझा है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ द क्रोमेटिन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द हिस्टोन वेरिएंट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ SNP इन प्लेस ऑफ हिस्टोन H3 का ये होता है, इज प्रपोज टू एक्ट एज ए बाइंडिंग साइट फॉर वन और मोर प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ काइनेटोकोर। तो यहाँ पे जो आपका SNP है, जब ये आपका आके बाइंड करता है, देख सकते हैं, तो काइनेटोकोर प्रोटीन जो है वो आके बाइंड कर गई। तो ये आपकी स्टोरी होती है। बहुत कुछ इसमें हाई फाई चीजें नहीं है, बस एक कहानी है जिसको आपको यहाँ पे समझना था। तो हमने दो हिस्टोन वेरिएंट को याद रखा है। H3 का जो आपका हिस्टोन वेरिएंट है, इसको याद रखिएगा, ये आपका SNP, SECENP कह सकते हैं, ठीक है, जो भी आप इसको कह लीजिए, ये इसका वेरिएंट ये होता है, ठीक है। और जो आपका H2A का वेरिएंट जो होता है वो आपका H2AX होता है। तो चूंकि यहाँ पे उन्होंने सीधा सा ही सेंट्रोमियर वाली रिलेशन पूछा था, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो आपका H3 का वेरिएंट होता है। तो H3.3 कुछ नहीं होता है, स्नेन CnH3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, SNP-A से मिलता जुलता। तो यानी कि यहाँ पे 654 का जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका 2613 होगा। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसा कि मैंने बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व कराया तो कुछ क्वेश्चंस आपके सरफेस से पूछे जाते हैं डीबीटी जेआरएफ पे, बट बहुत ही अच्छा एग्जाम है, काफी अंदर तक भी घुस कर ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे ये हिस्टोन वेरिएंट तक आए हैं तो कुछ चीजें आप याद रखिएगा, जिसमें से मैं हाईलाइट करा देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये हिस्टोन वेरिएंट याद रखने हैं, जो कि आपके किसके हिस्टोन वेरिएंट्स जो हैं वो आपके अवेलेबल हैं। अगर मैं उसकी बात करूँ, जो कि आपके कोर हिस्टोन कह लीजिए, ठीक है, लिंकर जो होता है उसका आपका वेरिएंट नहीं देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे रिमेनिंग के हैं, जिसमें हम CNPA जो होता है वो आपका H3 का है, ठीक है, ये चीज याद रख लीजिएगा। बाकी अगर आपको याद करने में समस्या आती है तो CENP लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसको को ऐसे ऐसे काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3, यानी कि ये 3 का है, या N को काउंट कर लीजिएगा 1 2 3, तो यानी कि ये 3 का वेरिएंट है। और H2A का जो वेरिएंट होता है वो तो आपका H2AX होगा। तो किसी भी तरीके से जो भी आपको याद करने में आसानी हो उस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज को याद कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और लगाया है कि ये क्वेश्चन आपके CSIR में भी पूछा जाता है, जो कि आपके इसी साल CSIR 2022 का क्वेश्चन है, मैंने लगाया है। तो किस तरीके से ये सारी चीजें जो होती हैं वो यूनिवर्सल हैं, ये आपकी आंखें खोलने के लिए भी है कि आप जो चीजें पढ़ाई कर रहे हो, इस समय जब बैक टू बैक आपके एग्जाम्स आए हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान है कि हम डीबीटी के लिए पढ़े कि हम CSIR के लिए पढ़े, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन आपको क्या करना है भैया, आपको केवल और केवल बायोलॉजी पढ़नी है, मतलब आपको लाइफ साइंस पढ़ना है, जो आपका डीबीटी में भी काम करेगा और आपका CSIR में भी काम करेगा, ठीक है। तो हिस्टोन वेरिएंट्स जो है वो एक फेवरेट टॉपिक है, एनटीए दोनों ही पेपर कंडक्ट कराता है। और 2022 में एनटीए ने, ये भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, समझिए, अपने दुश्मन की चाल को भी समझना सीखिए कि वो कहाँ तक उसकी सोच जा रही है, ठीक है। CSIR 2022 में भी हिस्टोन वेरिएंट्स के रिगार्डिंग इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और आपका जो एग्जाम 2022 में हुआ है वहां पर भी इन्होंने हिस्टोन वेरिएंट से काफी क्वेश्चन पूछे हैं, समझ रहे हैं। तो बस इन चीज़ों को पहचानिए और इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, हालांकि वॉटसन में जो दिया था मैंने, वॉटसन जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ऑथेंटिक बुक है, वहां से मैंने कवर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और बुक है, कुछ और चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं, नहीं जानते हैं, तो आपके पास गूगल अवेलेबल है, उसको पढ़ के इस पर्टिकुलर टॉपिक को जाइएगा, ठीक है।
बाकी हिस्टोन से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ऑलरेडी हमने कवर किया है। यहाँ पर जो इन्होंने पूछा है कि हिस्टोन वेरिएंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द क्रोमैटिन के फंक्शन में इन द मैमेलियन सेल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्टोन वेरिएंट। तो जैसा कि हमने बताया कि हिस्टोन वेरिएंट जो होता है वो आपका H1 का नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, जो आपका लिंकर होता है उसका हिस्टोन वेरिएंट जो है वो आपका नॉट फाउंड, इस तरीके से मैं कह सकता हूँ। तो यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि हिस्टोन वेरिएंट्स हैव बीन रिपोर्टेड फॉर H3, H4, H2A एंड H2B। तो यानी कि क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 9 है और इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका 36 होगा। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। बाकी अगर आप इसमें वेरिएंट देखेंगे तो आपको जैसा कि इन्होंने कह दिया है कि नॉट फॉर H2A, H2A का तो हमने देखा ही, यहाँ पर भी वही बात कही है। बाकी H2B का भी एग्जिस्ट करता है, बट मेजर जो आपको याद रखना है वो आपको H2A का याद रखना है, जो कि H2AX होता है। और CENP जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसके नाम में ही स्पष्ट है, N को 1 2 3 ऐसे पढ़ लीजिएगा, तो ये किसका वेरिएशन है, 3 का वेरिएशन है। समझ रहे हैं? तो ये सारी कहानी जो है वो आपको याद रखना है। बाकी ये क्यों होता है, कैसे होता है, उस बात को भी हमने समझ लिया। अगर आपसे पूछा कि अगर इसमें हम CNP प्रोटीन में म्यूटेशन कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम हम याद रखेंगे कि काइनेटोकोर का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब काइनेटोकोर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो माइटोटिक स्पिंडल बनने में थोड़ी सी समस्या आएगी। ठीक है। और H3 के रिगार्डिंग जो यहाँ पे एक और चीज़ें था, H2AX जो होता है वो आपका हाँ, बाकी यहाँ पे एक और चीज़ें थी कि जो आपका CNP होता है इसमें एक्सटेंडेड अमाइनो टर्मिनल रीजन होता है, हालांकि इसका नाम ही थोड़ा सा बड़ा सा है। तो याद रखिएगा कि एक्सटेंडेड, ई से एक्सटेंडेड याद रखिएगा कि एक्सटेंडेड रीजन जो है वो आपका CNP में है। और इसके अलावा जो आपका H2AX काम करता है वो आपका फॉस्फोराइलेशन करता है, कहाँ करता है, सीरीन के रेसिड्यू पर करता है। बाकी उसमें क्या होते हैं कि ये जो आपका पर्टिकुलर होता है DNA के रिपेयर एंजाइम्स जो होते हैं वो इसको आइडेंटिफाई करते हैं और आकर जो भी कमी बेसी होती है उसको पूरी करते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी CPG आइसलैंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मेथाइलेशन बता दिया है। और एक चीज़ इसी में ही आपको, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे, मेथाइलेशन, एसिटाइलेशन, डी एसिटाइलेशन, ये सारी फिनोमिना आप देख कर जाइएगा। ठीक है, उसके क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, एसिटाइलेशन जब भी होगा, ठीक है, ए से एसिटाइलेशन होता है, ए से एक्टिवेशन होता है, इसको याद रखिएगा। तब सारी प्रोसेस जो होगी वो आपकी एक्टिवेट होगी। और मेथाइलेशन जब, जहाँ पे अगर हम मेथाइल ग्रुप को लगा देते हैं तो एक तरीके से क्या हो जाता है, रुक जाती है फिनोमिना। या DNA का जो आप कह सकते हैं ना कि आपका जो साइट्स जो सेंट्रोमियर है, सॉरी सेंट्रोमियर में बोल रहा हूँ, क्रोमोसोम है या जो भी आपका मॉडिफिकेशन होता है, मेथाइलेशन जो होता है वो इनएक्टिवेट करता है और एसिटाइलेशन जो होता है वो आपका एक्टिवेट करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी फिनोमिना पर ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो खैर कुछ चीज़ें अगर बाउंस की होंगी तो कुछ और वीडियोस जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी मोर और लेस रिवीजन या क्रैश कोर्स के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी बहुत अगर आपको पहले से नॉलेज है तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस हमने CSIR DBT दोनों के ही सॉल्व कर लिए और बहुत सारे क्वेश्चन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो कोई आपको समस्या नहीं आएगी। बाकी ये वीडियो, ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।